हाँ बेटा, अपन बात करते हैं आज डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति है ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो बेटा देखो, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश तरंग व कणीय दोनों प्रकृति होती है। प्रकाश की तरंग के साथ साथ कणीय प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? कणीय पहला, तरंग प्रकृति एवं कणीय प्रकृति। तरंग दोनों की बात ही करते, तरंग प्रकृति एवं कणीय प्रकृति। सेकंड, कणीय प्रकृति। ठीक है, तो द्वैत प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति एवं कणीय प्रकृति। अब अगर अपन उसको तरंग माने तो तरंग, देखो अगर मैं कण मान लूं तो मैं परावर्तन, सॉरी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये नहीं समझा पाऊंगा। तो अगर हमने कण को, प्रकाश को कण मान लिया तो हम ध्रुवण, व्यतिकरण, तो उनको समझाने के लिए तरंग प्रकृति के, तो मैं बोल दूं ध्रुवण, ध्रुवण ये लिख दो पहले, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या, व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा की जा सकती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति द्वारा ही की जा सकती है, समझ गए? तो प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा की जा सकती है, किसकी? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की, है ना। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति में क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है, जिसमें तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा है ना, E क्रॉस B है ना। तो यहाँ पे वह चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करते हैं, परस्पर लंबवत गति करते हैं। ये देखो, ये तो ये विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और ये E क्रॉस B, यह सब आप पढ़ोगे किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ोगे पूरा। जो इसकी दिशा होती है E क्रॉस B, E क्रॉस B है ना, E क्रॉस B। तो E व B की क्रॉस प्रोडक्ट करो तो जो दिशा, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये भी 90 डिग्री होगा और तरंग संचरण की है, तो B इधर होगा पेपर में, तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, चुंबक विद्युत क्षेत्र ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र ही होगा और तरंग संचरण ही होगा। जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है ना, वैसे भी है। तो ये व्यतिकरण, ध्रुवण वगैरह इन सब में की व्याख्या प्रकाश को तरंग मान के ही किया जा सकता है, कण मान के नहीं। अब देखो कण किसमें? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की कण की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा ही की जा सकती, कणीय प्रकृति द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, तो उसमें प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा ही व्याख्या होती है। किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। उसकी तरंग प्रकृति से उल्टे रिजल्ट आ रहे थे। तो तरंग प्रकृति द्वारा, तरंग प्रकृति में तो लगातार प्रकाश गिर रहा है, तो फिर तो कभी हमेशा हर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन प्रकाश गिराने पर जरूरी नहीं धातु से इलेक्ट्रॉन निकले। अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम का प्रकाश गिराते नहीं निकलता है। ये क्या बात है, अपन आगे करेंगे। अभी तो समझ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कणीय प्रकृति मान के ही होती, तरंग से नहीं होती है। अब कणीय प्रकृति के अनुसार, कणीय प्रकृति के अनुसार कणीय प्रकृति के अनुसार प्रकाश ऊर्जा बंडलों के रूप में, गमन करता है, समझ गए? प्रकाश ऊर्जा बंडलों के रूप में गमन करता है। वह ऊर्जा बंडल को, इस ऊर्जा बंडल मतलब एक निश्चित बंडल को फोटोन कहते हैं। तो ऊर्जा बंडलों के रूप में गमन कर रहा है, फोटोन कहते हैं, समझ गया? तो ये देख, प्रकाश एक ऊर्जा बंडल के रूप में गमन कर रहा है, ये ऊर्जा बंडल फोटोन कहलाता है, ये फोटोन, समझ गए?
तो आइंस्टाइन के अनुसार सूरज हमारे ऊपर फोटोन मतलब ऊर्जा के बंडल मार रहा है। जैसे होता ना अपन होली के दिनों में निकलते बच्चे ऊपर से पानी के बलून फेंकते, पानी के गुब्बारे फेंकते, बुरा ना मानो भैया होली है, यस। तो बस ऐसे ही सूरज हमारे ऊपर ऊर्जा के बंडल मार रहा है, बुरा ना मानो होली। अच्छा, तो अब ये फोटोन, सर ये फोटोन, तो फोटोन के गुणधर्म, अब फोटोन को पकड़ गया, तो फोटोन के सारे गुणधर्म लिखते हैं। तो देखो बेटा, पॉइंट सीक्वेंस से लिखते हैं, इसलिए अपन देखते हैं फोटोन के गुणधर्म। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन गणे तो ऊर्जा समेत दोनों में, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, जहां न्यू आवृत्ति h न्यू होती है, ठीक है, जहां न्यू आवृत्ति, जहां न्यू आवृत्ति वो h प्लांक स्थिरांक है, ठीक है, और h बराबर 6.6 इंटू 10 की घात -34 है ना, 6.6 इंटू 10 की घात -34, मात्रक लिख लो, जूल प्रति सेकंड ऊर्जा है ना, ये जूल सेकंड आएगा ना, प्रति सेकंड क्यों, प्रति सेकंड तो यहाँ जूल इंटू सेकंड होता है, ये इसका मात्रक है ना, ये तो मान याद ही आपको, और न्यू आवृत्ति है, समझ गया, ये ऊर्जा जूल में आ जाएगी आपकी, ठीक साहब। अच्छा, या E बराबर लिख सकता हूं मैं hc बाई लैम्डा, न्यू बराबर hc बाई ये, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऊर्जा का अगर यहाँ वक्र बनाऊं बेटा, तो यहाँ बनेगा क्या, ये यहाँ देख वक्र बना, तो इसका वक्र बनेगा बेटा ये आवृत्ति वर्सेस ऊर्जा, तो फोटोन की आवृत्ति बढ़ने के साथ ऊर्जा रेखीय रूप से बढ़ती है, तो क्या मैं बोल दूं फोटोन की ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति होती है। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो लैम्डा के साथ ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है, तो बोल दो ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा होती है, तो यहाँ पे समानुपाती होती है और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे लैम्डा तरंग दैर्घ्य बढ़ती है फोटोन की, वैसे वैसे ऊर्जा कम होती जाती है, क्लियर है ये। अब इसको देखो न सूत्र, ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आएगी तो, और रफ कैलकुलेशन मैंने बोला पूरी ना, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ठीक है, इसमें रफ कैलकुलेशन चलती है, क्या चलती है रफ, क्या होती है मैं बताऊंगा। अब यहाँ जा hc बटा लैम्डा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो E बराबर आ जाएगा बेटा hc का मान 12400 अपॉन लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखो तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो अगर मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखूंगा तो ऊर्जा किस में आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 12400 बटा लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, तो ये सूत्र होता है। तो जब जब फोटोन की तरंग दैर्घ्य यहाँ रख दो तो आपको ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी, यस सर, क्लियर है। तो लैम्डा के व्युत्क्रम, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है फोटोन की ऊर्जा घटती है, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है फोटोन की ऊर्जा E व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा है, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा घटती है, फोटोन की ऊर्जा E घटती है, ये लाइन घुसेड़ दो अंदर, और ये आवृत्ति के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, क्लियर है। तो यहाँ आवृत्ति बढ़ने के साथ फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ फोटोन की ऊर्जा घटती है, यस सर, ये देखो व्युत्क्रमानुपाती लग रहा, ठीक है सर, तो फोटोन की ऊर्जा, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे अपन सारा काम करेंगे। 12400 में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रख दो तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। अच्छा, और इधर देख बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, सर पता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। अब इसमें 10 का गुणा 10 का भाग कर रहा हूं, 10 की घात -9 मीटर, इसमें 10 का गुणा 10 का भाग करा मैंने, तो मैं यहाँ से बोल दूं 1 नैनोमीटर बराबर 10 का गुणा 10 का भाग करा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10 की घात -10 मीटर, और ये हो जाएगा बेटा 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर बराबर, तो जब भी नैनोमीटर में दिया हो सारा हिसाब किताब, तो एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए उसको 10 गुना कर दो, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम से 10 गुना होता है, जैसे मेरे को किसी ने दे दिया 320 नैनोमीटर, तो मैं बोल दूंगा 3200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कैसे कन्वर्जन हुआ ये ना तेरे सामने, क्लियर है, ये हिसाब लगाया मैंने। तो नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम 10 गुना होता है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट है तो ज्यादा चीज मिलेगी, तो एंगस्ट्रॉम 10 गुना होता है नैनोमीटर से, ठीक सर। तो ऊर्जा, अब देखो आ जाओ, फोटोन का संवेग, कण है तो संवेग, फोटोन का संवेग, कण ही है प्रकृति में संवेग, P बराबर h बाई लैम्डा होता है, P बराबर h बाई लैम्डा, फोटोन का संवेग P बराबर h बाई लैम्डा होता है,
समझ गया? तो जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी संवेग घटेगा, सही बात है। और वैसे तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होती है एंगस्ट्रॉम में और h का मान वैसे इतना कम है तो संवेग बहुत ज्यादा कम आता है, संवेग बहुत कम होता है क्योंकि h बहुत ज्यादा छोटा होता है तरंग दैर्घ्य की तुलना में, तो संवेग बहुत कम आता है, सही बात है। ऐसा थोड़ी हो रहा है फोटोन आके टकरा रहा है तो मेरा शरीर पूरा हिल रहा है, क्यों? क्योंकि याद है हर जिसके भी पास संवेग होता है वो जाके बल लगाता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन बल होता है। तो ऐसा थोड़ी फोटोन टकरा रहा है तो मेरी बॉडी हिल रही है कि जबरदस्त बल लगे, मच्छर पता ही नहीं पड़ रहा मुझे, तो बहुत नगण्य संवेग होता है, लेकिन हाँ होता है। ठीक सर। अच्छा, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, आवेश रहित होता है, तो फोटोन उदासीन होता है, फोटोन उदासीन यानी कि आवेश रहित, उदासीन आवेश रहित होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो इसका फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक साहब। तो उदासीन होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, और जब उदासीन है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित या डिफ्लेक्ट या विचलित नहीं होगा। फोटोन विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, इनका विचलन शून्य होता है। ठीक साहब, ठीक है। अच्छा, गतिशील फोटोन का तुल्य द्रव्यमान है ना, गतिशील फोटोन का है ना, विराम द्रव्यमान शून्य लिखा दिया था ना, विराम द्रव्यमान शून्य था, ये लिखा ना विराम द्रव्यमान शून्य। गतिशील फोटोन का द्रव्यमान, अरे ऊर्जा वाले फोटोन का द्रव्यमान है ना, तुल्य द्रव्यमान। ये आइंस्टीन ने बताया था ना, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, तुल्य द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बोल दो mc² बराबर h न्यू। अरे बोलो mc² बराबर h न्यू या hc/λ। अरे बोलो, या यूं बोल दो फोटोन की ऊर्जा जो भी होगी, फोटोन की ऊर्जा को mc² के बराबर कर दिया था, यहाँ से m बराबर बोल दो फोटोन की ऊर्जा बटा c², ये तुल्य द्रव्यमान होता है। ये या m बराबर h/c², या अब इसको c/λ लिख दूंगा तो मैं बोल दूं ये h/c λ या λc, ये हो गया। क्लियर है क्या? ये तो ये हो गया। तो फोटोन का संवेग है ना, गतिशील फोटोन का द्रव्यमान, तुल्य द्रव्यमान बिल्कुल सर निकाल लेंगे, ऊर्जा बटा c², क्योंकि आइंस्टीन ने बोला था कि द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध होता है। ठीक साहब। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में विस्थापित नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, अरे ऊर्जा से मतलब नहीं है, फोटोन की वेग, समझ गए? तो फोटोन का वेग निर्वात में c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या निकाय तंत्र क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र है ना, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। समझ गए? तो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, तो समझ गए? तो फोटोन का वेग 3 × 10⁸ होता है निर्वात में मीटर पर सेकंड, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। मतलब जड़त्वीय किसी में भी 3 × 10⁸ ही होगा। रेफरेंस फ्रेम भले किसी भी वेग से चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर, ठीक है। और अगर द्रव्यमान है तो ये गुरुत्वाकर्षण से अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो फोटोन में बोल तो नीचे आएगा, तो अगर द्रव्यमान है तो नीचे स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलेगी, उसका वेग बढ़ेगा। अरे बोलो यस सर। और उसकी आवृत्ति बदलेगी नीचे नीचे जैसे जैसे आएगा, बिल्कुल सही है। आवृत्ति में परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि वेग बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि फोटोन के पास ऊर्जा ज्यादा आएगी तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी, तो आवृत्ति में परिवर्तन आएगा। ठीक सर, समझ में आ गई? तो ये सारी बातें थी काम की जो मैंने तेरे को बता दी फोटोन। तो ये फोटोन की अभिधारणा हुई। अब एक दो क्वेश्चन करके इन बातों को समझते हैं। इधर देख, एग्जाम्पल 1, पहला क्वेश्चन, यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य, फोटोन की, चल पहले आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति है ना, पहले सूत्र पे आवृत्ति म्यू बराबर, ठीक है, टू
की घात 15 हर्ट्ज है तो उसकी ऊर्जा फर्स्ट जूल में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक सर, है ना, तो जूल में और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक सर, ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, बोलो तो E बराबर h न्यू करा तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की घात -34 और न्यू आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 की घात 15, ये आ गया जूल में ऊर्जा, ठीक सर। फिर कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 13.2 इंटू 10 की घात -19 जूल, ये आ गई, या यूं बोल दो 1.32 इंटू 10 की घात -18 जूल, ये सुनो बेटा, तो ये आ गया, ये कुछ भी दिख रहा है, h न्यू का मान रख दिया, बस दिया हुआ है, तो ये जूल में ऊर्जा गई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आ जाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए यहाँ इधर है, इधर देख, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, चलिए बता देता हूँ, तो मैं बोल दूं इधर देख, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो मैं बोल दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होता है, रिलेशन याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात -19 जूल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई चीज दी है तो E का मान रख दो, ये समझ लो 1.6 इंटू 10 की घात -19 तो जूल बन जाता है। कोई चीज जूल में दी है तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 का भाग लगा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। जैसे यहाँ जूल में दी है तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 का भाग लगा दे, अरे E का गुणा E का भाग कर दे, ऊपर वाला गुणा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना देगा, नीचे वाला E भाग लगा देगा, तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी बोलो, तो ये 1.32 या 13.2 कर दो इसको, 13.2 इंटू 10 की घात -19, 10 गुना कर दी, ये बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E का गुणा E का भाग, तो E वाला ऊपर वाला E तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया और नीचे वाला ये भाग लग गया, 19 से 19 गया, ये भाग लगाया कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, लगभग 2, कितना आ जाएगा देख, नहीं 160 32, ये लगभग 8 आ रहा है, देखो 16 है 160, 10 16 दूनी 32 गया, 160 में 32 गया तो 128, 8 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, देख लेना बेटा कैलकुलेशन, लगभग लिख दिया मैंने यहाँ, तो सर कैलकुलेशन हाँ तो करते रहना खुद, मैंने 1.6 इंटू 10 के -19 का भाग लगा दिया तो जो भी आंसर आएगा, तो 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, यस सर। तो आवृत्ति देखे ऊर्जा कैसे निकालते, तो h न्यू, और आवृत्ति देखे ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करता, तो 1.6 इंटू 10 के -19 का भाग लगा के। अब लैम्डा से ऊर्जा कैसे निकालते, एग्जांपल 2, यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्घ्य, किसी फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम है, 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो फर्स्ट ऊर्जा E है ना, उसकी ऊर्जा E है ना, E ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा तो पहला उसकी ऊर्जा है ना, 3-4 क्वेश्चन बोला, उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सेकेंड कोई उसकी ऊर्जा जूल में, थर्ड उसका समय, ठीक है, ये तीनों समय भी निकाल, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक सर। तो इससे क्या, बस मैं तो तेरे को फोटोन में जो जो चीजें पड़ी होता रहा, तो ऊर्जा याद है 12400 अपॉन लैम्डा, मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रख दे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। चलो आ जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाओ E बराबर 12400 अपॉन ये 2000 एंगस्ट्रॉम कर दो, 2000, तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, तो ये गए दोनों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई ऊर्जा, ये ऊर्जा आ गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या, तो 2000 का सीधा भाग लगा, कुछ नहीं, 12400 में लैम्डा तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में रख दो, ऊर्जा 6.2, अब इसको जूल में कन्वर्ट करना, यस, तो सेकंड आ जाए, तो जूल में तो ऊर्जा बराबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहाँ पर रखो 6.2, E का मान रख दो, मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये जूल आ गया, बोलो तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये 6 3.1, तो ये आ जाएगा 9.7 के करीब, 9.7 इंटू 10 की घात -19, देख लेना जो भी आ रहा है, जूल, ये जूल, ये आ गई ऊर्जा, ये आ गई ऊर्जा जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E का मान रख दिया तो ऊर्जा जूल में आ गई, यस सर। अब आ जाओ उसका संवेग देखो, थर्ड, तो फोटोन का संवेग P बराबर h बाई लैम्डा, ये
यहाँ से आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की माइनस 34 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना 2 इंटू 10⁻⁷ ये आ गया। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा, तो ये देखो, तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की -34 और ये 7 कितना आ जाएगा 27, 10 की -27 ये आ गया समय kg मीटर पर सेकेंड, ये सब निकाल गया। ये क्लियर है सर। तो समय h बाई लेमडा होता है, ये सूत्र याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूल और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन कैसे होता है, ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए तेरे को। जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा आवृत्ति दे तो कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरंग दैर्घ्य दे तो कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दे तो ये सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और अगर तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में दे तो आ जाओ अगला तीसरा। यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 610 नैनोमीटर है तो 620 नैनोमीटर 620 नैनोमीटर है तो पहला ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सेकेंड ऊर्जा है ना जूल में, बस खत्म। अरे वो समय पे निकाल लोगे अगर चाहिएगा तो। यस सर, h बाई लैम्डा करना है, ठीक है सर। पहला तो ऊर्जा बराबर, तो सबसे पहले तो लैम्डा बराबर 620 नैनोमीटर, इसको मैं एंगस्ट्रॉम में बदलूं तो 6200 एंगस्ट्रॉम। यस सर, ये क्या लैम्डा, ये लैम्डा आ गया। अब ऊर्जा देखो E बराबर, तो बोल दो 12400 अपॉन 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, ये कट गया। तो बोल दो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई ऊर्जा। यस सर, ये पहला। सेकेंड बोलो जूल में ऊर्जा, मैं बोल दूं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की -19, ये जूल में कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की -19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदला तो ये आ गया 2 इंटू 1.6। तो जब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल बनाना E का मान रख दो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना E का गुणा भाग करके ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, याद रखने का तरीका बहुत अच्छा। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलते समझ में आ गया, 10 गुना कर दो तो 620 नैनोमीटर बराबर 6200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सर बिल्कुल क्लियर है। तो सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान, सारी चीज निकालना आ गई सर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये फोटोन इसी प्रकार से ऊर्जा लेके चलता रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख, एग्जांपल 4 एक 5 देख। हाँ 4, यदि 2 फोटोन की तरंग दैर्घ्य क्रमशः, मतलब क्रमशः नहीं, पहला और दूसरा है ना, 2000 एंगस्ट्रॉम, वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो इनके वेगों का अनुपात, तो किसी माध्यम में इनके वेगों का अनुपात, क्या होगा, ये आ जाओ बेटा। तो क्या मैं बोल दूं, ये आ जाओ। तो यहाँ पे वेगों का अनुपात, तो v1 बटा v2 इज इक्वल टू, बोलो तो यहाँ से वेगों का अनुपात कितना आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं, वेग तो समान होता है, माध्यम से मैंने इधर देख, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर ही नहीं करता, तो बोल दूं वेग समान होगा, तो 1:1। तो मैं बोल दूं वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, वेग किसी माध्यम में वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग ये फिक्स होता है, वेग नियत होता है। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, समझ गए। तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, हर माध्यम में वेग निश्चित होता है, क्लियर है। तो आप कोई भी माध्यम में कितनी भी तरंग दैर्घ्य 2000 4000 एंगस्ट्रॉम कुछ भी ले लो, 1:1 ही होगा, समझ गए। तो ये ठीक सर। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। तो ये फोटोन की सारी बातें हो गई बेटा। अब अपने को बात करनी है कि ये फोटोन, अब देखो अपन एक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रयोग पढ़, मतलब जो भी प्रकाश विद्युत प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण देखेंगे, ठीक सर, ओके। प्रकाश विद्युत प्रभाव बेटा, फोटोन के बारे में प्रकाश विद्युत प्रभाव
नाम से पता पड़ रहा है, प्रकाश के कारण विद्युत प्रभाव। ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर फोटोन गिराए जाते हैं, फोटोन गिराए जाते हैं, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित न्यूनतम, इसको अभी मैं समझाऊंगा निश्चित न्यूनतम क्यों लिख रहा हूं, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति के फोटोन गिराए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। निश्चित आवृत्ति, वो दहली आवृत्ति अभी आगे पढ़ेंगे, उससे अधिक आवृत्ति के फोटोन गिराए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। इस प्रभाव या परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, वह गिरने वाले फोटोन को है ना, क्यों प्रकाश विद्युत फोटोन, या चलो वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, यूं लिख दो सीधा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए, फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के कारण उत्सर्जित हुआ। ठीक है, तो ये परिघटना होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब जो ऊर्जा बच जाएगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, तो वो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होगा। ठीक है, तो ये देखो, वो अपन बाद में करेंगे। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन गिरा, ठीक है ना, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक का, न्यू आवृत्ति का, तो ये फोटोन गिरा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, ये तो ये परिघटना, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो बाहर निकलने की प्रक्रिया, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये धातु है, तो धातु, ये फोटोन है, तो धातु पर फोटोन गिरो, इलेक्ट्रॉन निकले। अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे सर्किट में बहा दो तो धारा बहने लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में बहेगा, ये देख, इस टाइप का अपन एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये देख, इसको बोलते हैं कैथोड प्लेट, इसको बोलते हैं एनोड प्लेट, ये एनोड, या इसको उत्सर्जक, इसको संग्राहक। तो एनोड कैथोड, उत्सर्जक संग्राहक। यहां पे धन लगा दो तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, यहां से उत्सर्जित होंगे। यहां फोटोन गिराएंगे खिड़की बना के, ये फोटोन, तो यहां से गिरा है फोटोन, ये हो गई धातु की सतह, ये धातु, यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सर्किट में बहेंगे, यहां लगाएंगे एमीटर, ये धारा बहेगी, ये तो ये धारा बहेगी, इसको बोलते प्रकाश विद्युत धारा। तो क्या बोलते हैं इसको, आई। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह उससे बहने वाली धारा, उससे परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ पूर्ण कर दो, परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। सर समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हैं, बिल्कुल ओके सर। तो सर समझ में आ गया? तो ये तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी थी बेटा अपने को। तो अपन ने फोटोन की अभिधारणा देख ली है ना, फोटोन की अभिधारणा, ऊर्जा, संवेग सब निकाल लिए। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब ये फोटोन तो हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो फोटोन क्या होता है समझ में आ गया। अब इसका विद्युत प्रभाव, तो विद्युत प्रभाव के लिए धातु होगी। तो अब क्या होगा बेटा, धातु पे फोटोन गिरेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ए बेटा, धातु होगी, धातु पे फोटोन गिरेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। सर क्यों नहीं निकल सकता? देख, थोड़ा धातु को समझ से, इधर देख, ए इधर देख, तो धातु को देख, ए इसको निकला नहीं, इधर देख, तो इधर देख। तो धातु के अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? धातु के अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब जैसे इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, हर जगह नाभिक है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, तो ये खूब सारे नाभिक। अब धातु क्या होती है, तो धातु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होते हैं, तो उन पे एक नाभिक का प्रभाव नहीं होता है, वो बहुत लूजली बाउंड होता है, तो इतना ढीला बंधा होता है कि उसमें नाभिक का ध्यान नहीं होता, अंदर का परिरक्षण प्रभाव, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के आकर्षण में बहुत कम होता है। तो जब भी क्रिस्टल बनाते हैं, खूब सारे नाभिकों को मिलाते हैं, तो वो सारे नाभिकों के प्रभाव में उसमें कुल बल 0, तो वो घूमता रहता है, तो वो फ्रीली मूव करता है, वो फ्रीली घूमता रहता है अंदर। तो इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे, तो चालन होता है उनका। क्यों? क्योंकि वो किसी एक नाभिक से बंधे हुए नहीं होते, अंदर वाले एक नाभिक के बहुत ज्यादा आकर्षण में बंधे हुए होते हैं, तो वो नहीं घूमते। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, वो घूमते हैं। ठीक साहब। अब ये घूमते घूमते सर बाहर आ जाएंगे, नहीं, ये जैसे अभी तो देखो कुल बल शून्य, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, कोई नाभिक इधर खींच रहा है, इधर वाला नाभिक इधर खींच रहा है, ऊपर वाला ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो कुल बल सब पे शून्य हो रहा है। तो ये तो तापीय गतिज ऊर्जा के कारण घूम रहे हैं मस्ती से, क्योंकि इन पे बल कुछ नहीं लग रहा, अंदर तैर रहे। पर जैसे बाहर जाने लगता है इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल दूं सबका बल इधर नीचे लगता है, क्योंकि सारे नाभिक हम नीचे रह गए, तो कुल बल नीचे की तरफ लगता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगता है, सारे नाभिक पकड़ के उसकी टांग को अंदर खींचते हैं। तो क्या मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाने लगता है, तो सारे नाभिक अंदर खींचते, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं पाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि कुछ ऊर्जा चाहिए, उतनी उसके पास तापीय गतिज ऊर्जा होती नहीं है कि वो इसको छोड़ के भाग जाए। हाँ, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो भाग जाएगा, उसको बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन, तापीय उत्सर्जन। तो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जन होते हैं। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है जिसमें फोटोन गिराने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, एक तापीय उत्सर्जन होता है जिसमें गर्म करने से, एक होता है सेकेंडरी एमिशन, द्वितीयक एमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन। उसमें एक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा चाहता है, दूसरे से टकरा के उसको उठा के फेंक देता है, तो गतिज ऊर्जा उसमें इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंकती है। तो द्वितीयक उत्सर्जन अलग अलग होते हैं। अभी अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोन। तो क्या मैं बोल दूं, धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो सभी नाभिकों के आकर्षण के विरुद्ध, जितना कुल के विरुद्ध ले जाना पड़ता है, तो एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। तो मैं बोल दूं, तो धातु से इलेक्ट्रॉन को, तो अभी उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। तो पहली परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा, परिभाषाएं। हाँ, पहली है कार्यफलन, कार्यफलन फाई, कार्यफलन। हाँ, धातु से इलेक्ट्रॉन को, धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन, को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन फाई कहते हैं। बोलो ये सही है गलत है? गलत। धातु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन। सर ये क्यों गलत है? आप यही तो समझा नहीं। अब देख, इधर देख, एक सतह वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए होती है, अंदर वाले को ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा, मेरे द्वारा दी गई कुछ ऊर्जा वो टकरा के हानि कर देता है। तो कल तुम कह दोगे कि सर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में बाहर निकला तो कार्यफलन 5 है। नहीं, ये तो 3 में ही बाहर निकल गया, क्योंकि इसको टकराने वाली ऊर्जा नहीं चाहिए, तो कार्यफलन 3 है, न्यूनतम ऊर्जा। तो क्या मैं बोल दूं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन फाई कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा, तो ये न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। या अब देखो, कई किताबों में न्यूनतम नहीं लिखा होता, पर उन्होंने परिभाषा क्या लिखी होती? या धातु की सतह से, धातु से, या लिखा धातु से, अब यहां लिख रहा हूं धातु की सतह। अब ये सतह वाले ले, धातु की सतह से, अब सतह की बात आ गई तो न्यूनतम की बात ही खत्म हो गई, सतह वाला सीधा बात आता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अब न्यूनतम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतह वाले आवश्यक ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो एक तो हो गया आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और एक हो गया सतह के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ये दोनों कार्यफलन की परिभाषा है भाई, ठीक है। अब देखो इधर देख, तो मैं बोल दूं जितना कार्यफलन कम, जितना थोड़ा सा नोटेशन में लिख रहा हूं, फाई कम,
उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो जितना फाई कम होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना कार्यफलन कम उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अतः उतनी धात्विक प्रवृत्ति अधिक, उतनी ही धात्विक प्रवृत्ति अधिक, धात्विक प्रवृत्ति अधिक। ये एक चांस है, प्रवृत्ति अधिक। ए बेटा और भी कारकों पे निर्भर करती है धात्विक प्रवृत्ति अधिक, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी एक कारण है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल। ये देखो एक धातु ए है, ये धातु बी है, तो फाई ए ग्रेटर देन फाई बी, ए का कार्यफलन अधिक है बी से, तो ए अधिक धात्विक गुण रखती है, अधिक धात्विक है। ए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। बी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। सी दोनों कुछ कह नहीं सकते, या नन कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो बोलो क्या आ जाएगा? तो बी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। क्यों? बी का कार्यफलन कम है, जितना कार्यफलन कम, फाई बी कम है, फाई ए से, तो बी अच्छी धातु है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी। सही बात है। तो देखो आवर्त सारणी में लिख दे तो सीजियम का कार्यफलन, सीजियम धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है, अतः इसे प्रकाश सुग्राही धातु, प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राही है, थोड़ा सा प्रकाश गिरेगा फट इलेक्ट्रॉन दे देगी। प्रकाश सुग्राही धातु, अतः इसे प्रकाश सुग्राही धातु भी कहा जाता है। और सोलर पैनल व सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। सोलर सेल तो जो सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त करते हैं। तो सीजियम की इस विशेषता के कारण करते हैं क्या? कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसको सोलर पैनल सोलर सेल में भी प्रयुक्त करते हैं। ओके सर, तो ये क्या हो गया बेटा? ठीक है, कार्यफलन। अब होता है इधर देख, दहली तरंग दैर्घ्य व दहली आवृत्ति। तो यहां पे लिखो दहली आवृत्ति, दिल्ली नहीं दहली आवृत्ति न्यू नोट, ठीक है, दहली आवृत्ति। अब दहली आवृत्ति देखो, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकाला तो कार्यफलन के ऊर्जा के बराबर ऊर्जा तो चाहिए कम से कम, ताकि सतह वाला इलेक्ट्रॉन फट बाहर आ जाए। तो अब देखो किसी भी धातु, इधर देख, तो किसी धातु, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से फोटोन गिरा रहा हूं न्यू आवृत्ति का। इधर देखो ये न्यू बराबर 0 ले लो, जीरो से शुरुआत करता हूं। और तेरे को पता है ऊर्जा समानुपाती आवृत्ति होती है फोटोन की, याद है? जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। तो क्या मैं बोल दूं प्रारंभ में आवृत्ति 0 है तो फोटोन की ऊर्जा 0 है, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो शुरू में 0 ऊर्जा का फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि 2 ऊर्जा तो चाहिए। फिर मैंने जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाई, 0 से आवृत्ति बढ़ाता गया, आवृत्ति बढ़ाता रहा, तो फोटोन की ऊर्जा मान ले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। आवृत्ति बढ़ी, फोटोन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं सर, क्योंकि 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। तो मैं बोल दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मैंने और आवृत्ति बढ़ाई, ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो भी बाहर नहीं आएगा, 2 चाहिए। मैंने और बढ़ाई, तो बढ़ाते बढ़ाते आवृत्ति मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कर दी। फोटोन की आवृत्ति बढ़ाते बढ़ाते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कर दी। तो क्या मैं बोल दूं जैसे इस फोटोन की ऊर्जा 2 कर दी, यस इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू होगा। यह पहला चांस है जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि 2 से कम ऊर्जा थी फोटोन की, तो अकेला फोटोन कभी कार्यफलन से छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, चाहे कितने भी गिरा दे। याद है, कार्यफलन से कम ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक फोटोन समझ गए, तो कार्यफलन से कम ऊर्जा पे पुरानी ऊर्जा हानि हो जाती है टकरा के। तो 2 पर पहली बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो वह अच्छा 2 से ज्यादा कर दूं तो मैं बोल दूं इस आवृत्ति को जिसपे ऊर्जा 2 हो गई, इसको दहली आवृत्ति बोलते हैं, इस पर ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाएगी। अब अगर मैं आवृत्ति और ज्यादा कर दूं दहली से, तो कंफर्म इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ज्यादा आवृत्ति डालूंगा तो कुछ ऊर्जा और बच जाएगी, जैसे 2 की जगह 3 ऊर्जा हो जाएगी, तो बाहर और ऊर्जा बच जाएगी। तो यहां से मैं बोल दूं, इधर देख,
वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, ढंग से समझना, वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम बोल रहा हूं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से, धातु की सतह से, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति न्यू नोट ना कहते हैं, समझ गए, उसे दहली आवृत्ति न्यू नोट कहते हैं, है ना, कहते हैं। अतः न्यू नोट आवृत्ति पर, अरे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्यों हो गया? क्योंकि पर फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन फाई के बराबर हो जाती है, फाई के बराबर हो जाती है। तो बोल दो E बराबर H न्यू नॉट, तो मैं बोल दूं ए फोटोन की ऊर्जा E बराबर H न्यू नॉट बराबर फाई हो जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो दहली आवृत्ति वो आवृत्ति जब फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाए। अतः जब कभी गिरने वाले फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट से ज्यादा है, उसके बराबर होगी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। ठीक है, जब कभी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, कम होने पर नहीं होगा। समझ गए? प्रेक्षित होगा। ठीक सर, तो ये दहली आवृत्ति। अगला दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट। तो वहां न्यूनतम आवृत्ति थी, क्यों? क्योंकि आवृत्ति के साथ ऊर्जा बढ़ती थी, तो न्यूनतम आवृत्ति थी। तो यहां पे ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती, ये बात पता होना चाहिए तेरे को। तरंग दैर्घ्य में उल्टा होता है, इधर देख, दहली तरंग दैर्घ्य। तो मैं बोल दूं यहां ये पता होना चाहिए ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के, तो जितनी तरंग दैर्घ्य अधिक उतनी ऊर्जा कम। तो बोल दूं तो अब न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो इस बार तरंग दैर्घ्य घटाऊंगा। इधर देख, इधर देख, पहले ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। यहां से मैंने फोटोन गिराया, अब इस फोटोन की तरंग दैर्घ्य पहले अनंत है, तो बोल दूं जब तरंग दैर्घ्य अनंत है तो बोल दूं ऊर्जा शून्य है। तरंग दैर्घ्य अनंत है तो ऊर्जा 0, तो बोल दूं इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और तरंग दैर्घ्य घटाओ, तो जैसे जैसे मैं तरंग दैर्घ्य घटाता जाऊंगा, अनंत से कम करता जाऊंगा, तो मैं बोल दूं ऊर्जा बढ़ती जाएगी। 0, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फिर और कम करी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू होगा। तो तरंग दैर्घ्य घटते 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 वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य है। घटा रहा हूं, ज्यादा कम कम कम, तो घटते घटते वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य है। जब पहली बार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन चालू हो जाए, अनंत 10,000, 5,000, 4,000 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन आने लगा, तो वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य 4,000 जिस पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हो गया। इससे कम पे होगा, क्योंकि जैसे ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य कम करूंगा ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये देखो, तो तरंग दैर्घ्य में अधिकतम आएगा, क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य घटाने में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे। तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए को अधिकतम तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। को दहली तरंग दैर्घ्य है ना, लैम्डा नोट कहते हैं, लैम्डा नोट कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब लैम्डा का मान लैम्डा नोट से कम, कहते हैं लैम्डा नोट से कम, या ये बोल दूं अतः लैम्डा नोट पर फोटोन की ऊर्जा, तो दहली तरंग दैर्घ्य पर फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होगी। ऊर्जा E बराबर ऊर्जा E कार्यफलन के बराबर होगी। कार्यफलन के बराबर होगी, अतः E बराबर फाई। अरे बोलो, तो यहां से मैं बोल दूं
ये आ जाएगा hc बाई लैम्डा नॉट बराबर 5। क्लियर है क्या? और 12400 बटा लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में, तो ये आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं दहली तरंग दैर्घ्य दहली आवृत्ति पे। अतः लैम्डा जब लैम्डा नॉट के बराबर या उससे कम होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। तो जब तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट के बराबर या उससे कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। आवृत्ति ज्यादा और तरंग दैर्घ्य कम तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। सर समझ में आ गई? बेहतरीन तरीके से। ठीक है साहब, तो सर इस पे 1-2 क्वेश्चन करवा दो। आजा। यदि किसी धातु का के लिए दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम है तो कार्यफलन ज्ञात करो। कार्यफलन तो देखो दहली तरंग दैर्घ्य देखे कार्यफलन पूछते, कार्यफलन फाई बराबर, तो धातु का कार्यफलन सर कर देंगे। कैसे? आजा बेटा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं तो मैं बोल दूं कार्यफलन। इधर देख, दहली तरंग दैर्घ्य पर, दहली तरंग दैर्घ्य पर, तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य पर। तो दहली तरंग दैर्घ्य पर बोलो फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाती है। और अपन ने पढ़ा 12400 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर 5 रखो। ये एंगस्ट्रॉम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चला जाओ, तो 12400 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना आ जाएगा? 3.1, तो 5 बराबर आ गया बेटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सर समझ में आ गई? तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारा हिसाब हो जाएगा। ये तो कार्यफलन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला देखो। यदि किसी धातु का कार्यफलन फाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दहली तरंग दैर्घ्य है, तो दहली तरंग दैर्घ्य, उल्टा पूछ लिया, दहली तरंग दैर्घ्य, कोई दिक्कत नहीं सर। तरंग दैर्घ्य बोलो मच्छर, ए भैया कुछ नहीं है सर, इसका उल्टा। तो ये लो वही E बराबर 5 होता है दहली तरंग दैर्घ्य पर, लैम्डा नॉट पर E बराबर 5, एक ही नहीं है मैं 12400 अपॉन लैम्डा नॉट, वही एंगस्ट्रॉम में रे बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रे। ये तो यहां से लैम्डा नॉट निकालना है एंगस्ट्रॉम में। ओके, बराबर 12400 अपॉन 5 कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 2 रख दो। 12400 अपॉन 2, यहां से आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम आंसर। ये आ गई दहली तरंग दैर्घ्य। बता इससे तरंग दैर्घ्य ज्यादा गिराऊं या कम? कम, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यस सर, तो ये दहली तरंग दैर्घ्य, दहली। अच्छा सर, एक दहली आवृत्ति कर लेंगे सर। तो दहली आवृत्ति पे भी ऊर्जा, बस दहली तरंग दैर्घ्य आवृत्ति वो होती है जिस पर ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो। आवृत्ति से ज्यादा गिराओ, तरंग दैर्घ्य से कम गिराओ तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। सर समझ में आ गई? तो ये सारी कुछ परिभाषाएं हो गई बेटा, और उन परिभाषाओं पे क्वेश्चन हो गए। हाँ बेटा देखो, अब अपन बात करते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति, है ना, प्रकाश की कणीय प्रकृति, प्रकाश की कणीय प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। सुनना ध्यान से, हो ध्यान से, व्याख्या मतलब यहाँ पे तरंग प्रकृति फेल हो गई, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग प्रकृति फेल होती है, कणीय प्रकृति से ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। सर कैसे? तो इसको मैं 3 कंसेप्ट से समझाऊंगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ना, जो तेरे को क्लियर कर देगा। इधर देख, इधर देखना हो, जैसे मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिराऊं, 100 फोटोन, ठीक है, और यहां पे कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कार्यफलन का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैं 100 फोटोन गिराऊं, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन,
100 फोटोन। तो दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरे और कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि अकेले फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है। तो कार्यफलन से अधिक है तो यस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो क्या मैं बोल दूं यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो अपने को यह बताना है अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या A 100, B 50, C 200, D 300। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे सुनना। तो 100 फोटोन गिर रहे हैं और एक फोटोन की ऊर्जा 2 है, तो क्या मैं बोल दूं एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? एक फोटोन के पास 2 ऊर्जा और बाहर निकलने के लिए 1 चाहिए, तो क्या मैं बोल दूं 2 ऊर्जा एक दोनों में बटके और 2 इलेक्ट्रॉन 1 से निकल दे सकते हैं अधिकतम? तो मैं बोल दूं इसका आंसर आ जाएगा 200, क्योंकि एक फोटोन से या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उत्सर्जित। तो उत्सर्जित होने के लिए 1 चाहिए, तो 2 से 2 हो जाएंगे, एक दोनों, मतलब 1 दोनों को मिल जाएगी। अगर तरंग प्रकृति होती, अगर प्रकाश की तरंग प्रकृति होती तो ऐसा होता। क्यों? क्योंकि जैसी तरंग का मतलब था लगातार ऊर्जा गिरना। तरंग यूं समझ लो एक पाइप से आने वाला पानी है और कण यूं समझ लो गुब्बारों में पानी भर भर के फेंकना है। तो क्या मैं बोल दूं अगर तरंग प्रकृति होती तो 2 ऊर्जा में 1 ऊर्जा पहले मिलती, 1 इलेक्ट्रॉन निकलता, फिर एक और ऊर्जा मिलती, एक और निकलता, तो 2 ऊर्जा में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, हर एक ऊर्जा में 1 निकल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बंडल है, ऊर्जा का बंडल है, तो ये बंडल जिस इलेक्ट्रॉन पे फटेगा, अगर एक बच्चे ने तेरे सिर पे गुब्बारा मारा तो गुब्बारा तेरे सिर पे फटेगा तो पूरा 10 ml पानी तेरे ऊपर गिरेगा। ऐसा नहीं हो सकता 5 तेरे पे गिरे, गुब्बारा वापस पैक हो जाए और आगे वाले दोस्त पे जाके 5 गिर जाए, नहीं। तो फोटोन को तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। एक फोटोन मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फोटोन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से होता ना वो अभिक्रिया करता है, सही बात है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित हो सकता है, उत्सर्जित होगा। मैं बोलता हूं इसको बोलते हैं एकाकी अभिक्रिया होती है, एकाकी अभिक्रिया। एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करता है। समझ गए? तो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलता है, तो पूरा का पूरा फोटोन अवशोषित होगा। अभिक्रिया करता है वह पूरा अवशोषित होता है, पूरा अवशोषित, आधा अधूरा नहीं, पूरा अवशोषित होता है। तो यहां से साफ पता पड़ गया तरंग प्रकृति व्याख्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि तरंग में तो कितनी भी ऊर्जा मिल सकती है। अब यहां 2 का पूरा बंडल एक साथ मिलेगा। समझ गए? तो सर समझ में आ गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिराओगे तो मैं बोल दूं 100 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। 1 से 1 ही होगा, 1 से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होगा, ही उत्सर्जित हो सकता है, ठीक सर। 1 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित हो सकता है, ठीक सर। तो 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन, सर समझ में आ गया ये कंसेप्ट 1? ठीक है, तो ये गलत है। तो सर ये तो समझ में आया। तो तरंग नहीं कण है और पूरा कण एक साथ मिलता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट 2, हाँ, फाइव बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरा है, 100 फोटोन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरा है ना, 100 फोटोन गिरा है। तो उत्सर्जित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम उत्सर्जित
उत्सर्जित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए 100, बी 200, सी 50, सी 50, डी 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उत्तर? सी 50। सर कैसे? बताता हूं। क्या मैं बोल दूं 2 चाहिए बाहर निकलने के लिए? कार्यफलन क्या बताया मैंने? तो वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, तो मैं बोल दूं पहले 1 मिलेगी, फिर पीछे पीछे एक और फोटोन, मैं बोल दूं 50-50 की 2 लेयर बना देता हूं, 50-50। तो बोल दूं पहले 50 गिरेंगे तो सबको 1-1 मिलेगी, फिर दूसरा 50 आते ही 2 हो जाएगी, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो 2 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन, तो बोल दूं 2 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 फोटोन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 2 फोटोन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित। अरे बोलो, तो 100 से 50, 100 से इलेक्ट्रॉन, 100 फोटोन से 50 इलेक्ट्रॉन। पर ये गलत है। सर क्यों गलत है? बताता हूं। जो 2 फोटोन के गिरने में जो समयांतराल होगा डेल्टा टी, समयांतराल वो बहुत ज्यादा होगा, नैनो सेकंड से ज्यादा होगा, और जैसे ही फोटोन गिरता है नैनो सेकंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है बिना समय गवाए। यही तो कणी प्रकृति की व्याख्या करता है। तरंग होती तो तरंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इकट्ठा होने में समय लगता, तो अगर प्रकाश तरंग के रूप में गिरता तो तरंग गिरने में और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में समयांतर आता। लेकिन जब फोटोन के रूप में गिरता है तो जैसे ही गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता बिना समय गवाए। तो क्या मैं बोल दूं कि 2 फोटोन गिरने में ए, तो उत्तर आएगा 0, क्योंकि क्या हो जाएगा बेटा, 2 फोटोन, 2 क्रमागत फोटोन अवशोषित होने में जो समयांतराल होता है उसमें पुरानी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, बसती नहीं है तो पूरा हो जाती है कोलिजन, टक्करों के कारण। तो वो क्या करती, पुरानी ऊर्जा सब टकरा के व्यय कर देते हैं। तो क्या मैं बोल दूं 2 क्रमागत में जो ऊर्जा में जो समयांतराल होता है उत्तम पुरानी ऊर्जा सारी खत्म हो जाती है। तो पहला फोटोन और फिर दूसरा फोटोन आने में जो समयांतर होगा उसमें पहले फोटोन वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। कैसे? अंदर टकरा के वो परमाणु के ट्रांजिशन से सब वो तरंगदैर्घ्य बन गया और खत्म हो जाएगी ऊर्जा। तो मैं बोल दूं अतः मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार, अकेले फोटोन है ना, फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो ही, अकेले फोटोन की ऊर्जा यदि कार्यफलन से ज्यादा तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अकेले फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा नहीं। समझ गए? तो अकेला फोटोन दमदार होना चाहिए। सर समझ में आ गई? ठीक सर। ये अच्छा, फोटोन गिरने व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में नैनो सेकंड का समयांतराल होता है। अतः प्रकाश की कणी प्रकृति होती है, प्रकाश कण के रूप में गिरता है, क्योंकि तरंग में समय अधिक लगता, समयांतराल अधिक होता। अगर वो तरंग के रूप में होता तो अधिक होता, समयांतराल होता, इतना कम समय नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लेता। सर समझ गए? तो ये भी व्याख्या करता। अब कंसेप्ट नंबर 3 इधर देखो, हाँ, अगर अपन यहां पे अब आ जाओ, ये सारी बातें जो पढ़ी देख, ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
चलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरा रहा हूं यहाँ। तो उत्सर्जित सभी 100 इलेक्ट्रॉनों, ये तो पता है मेरे को 100 इलेक्ट्रॉन, सभी 100 इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जो 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित सभी की गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सत्य और असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स बताना, असत्य ट्रू फॉल्स बताना। जो सभी इलेक्ट्रॉन है उन सब की गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, सत्य या असत्य। तो देखो मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉन गिरा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन गिरा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन गिरा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन गिरा, ठीक है, फोटोन गिरा, सॉरी, तो 100 फोटोन गिरे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरे। तो इसका उत्तर अपने को लगेगा सत्य, लेकिन होगा क्या? असत्य। सर क्यों होगा असत्य? सभी की ऊर्जा 7 ही आएगी, क्यों? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण अनुसार। तो सर देखो सॉल्यूशन, इधर देखो, तो गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा h न्यू -5 तो होती है सर, या फोटोन की ऊर्जा -5 तो होती है, E -5। तो यहां से आपने गिराई सर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और बाहर निकलने में 3 चाहिए, तो ये आ जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सभी की 7 गलत। क्यों सर? ये ke नहीं होता, यहाँ ke अधिकतम होता है, ये अधिकतम ऊर्जा है, ke मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ke होता है E -W -5। सर ये W क्या है? देखो जितना गहराई से इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे गहराई वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले सतह तक आएगा, इसमें जो ऊर्जा चाहिए वो W होती है, ये और फिर बाहर आएगा ये। तो पहले गहराई से सतह तक आएगा, फिर सतह से बाहर आएगा ये। तो ये जो ऊर्जा ये फाई है, और ये जो ऊर्जा ये W है। तो गहराई से सतह तक आने में जो ऊर्जा लगती है वो W, और सतह से बाहर आने में जो ऊर्जा लगती है वो फाई है। तो 2 चरणों में बाहर आता। तो जितनी गहराई वाला इलेक्ट्रॉन है वो सतह तक आने में टकरा के कुछ ऊर्जा हानि अतिरिक्त कर देता है, ये तो अतिरिक्त कार्य करता है वो सतह तक आने में। ये अब मैं बोल दूं सतह के, तो मैं बोल दूं क्या? तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा 0 से लेके मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, तो मैं बोल दूं गतिज ऊर्जा लेस देन इक्वल टू E -5 होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा बचेगी वो फोटोन की ऊर्जा में से कार्यफलन घटा दो, उतनी भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। उतनी तब होगी जब सतह का इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं बोल दूं सतह के इलेक्ट्रॉनों के लिए, सतह के इलेक्ट्रॉन के लिए W 0 होता है, अंदर से बाहर आ ही नहीं रहा, तो कार्य 0 होगा ये। तो सीधा कार्यफलन के बराबर ऊर्जा लगी 0। वह ke मैक्सिमम, ke अधिकतम होगी, अधिकतम। तो बोलो कितनी आ जाएगी? तो बोल दो सतह के इलेक्ट्रॉनों के लिए ke मैक्सिमम बराबर E -5। किसके लिए होती है? सतह के इलेक्ट्रॉन, सतह के इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक सर। अच्छा गहराई वालों के लिए, गहराई वालों के लिए W नॉट इक्वल टू 0 कुछ होगा, तो मैं बोल दूं गतिज ऊर्जा कम होगी, किससे? E -5 से। ये तो गतिज ऊर्जा कुछ कम आती है। तो फाइनली अंततः क्या हो जाएगा बोलो? तो गतिज ऊर्जा में बोल दूं हमेशा लेस देन इक्वल टू E -5 होगी, इक्वल भी हो सकती है, और या फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा ही होती है। तो मैं बोल दूं 7 नहीं होगी, 7 या 7 से कम। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आएगा, आंसर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम। तो मैंने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में आपको समझा रखा है क्या, कि 2 भाग में, तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है उसको 2 या 3 भागों में काम में लेता है। एक गहराई से सतह तक आना, एक सतह से बाहर आने में कार्यफलन के बराबर, और फिर बची हुई गतिज ऊर्जा के रूप में। तो 3 भागों में काम लेता है, एक सतह तक आना, एक सतह से बाहर आना, और एक बची हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में काम में लेना। सर समझ में आ गई? तो ये सारी बातें तो सर समझ में आ गई। ये तो ये 3 कंसेप्ट है बेटा। अगर ये तीनों कंसेप्ट अपने समझ में आ गए तो हम प्रकाश विद्युत प्रयोग पढ़ लेंगे। तो अपन प्रकाश विद्युत प्रयोग पढ़ते हैं अभी 3 कंसेप्ट। तो एक फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 100 फोटोन से 100, चाहे वो कितनी भी ऊर्जा रखे, एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करता है। अगर अकेले फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम हुई तो नहीं निकलेगा। क्यों? 2 फोटोन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, पुरानी ऊर्जा व्यय हो जाती है, क्योंकि 2 फोटोन में जो समय अंतराल होता है उससे पहले वो ऊर्जा हानि कर देता है। ठीक सर। जो फोटोन गिर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो सतह वालों की अधिकतम होती है, गहराई वालों की कम होती है।
और वो होती है E-5 के बराबर या उससे कम। तो गतिज ऊर्जा E-5, फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। जितना गहराई से आएगा उतनी कम। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है अधिकतम, चाहे कितनी भी ऊर्जा हो, क्योंकि पूरा फोटोन बंडल एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, चाहे मर्जी हो जितने फोटोन गिरा दो। यस सर, चलो अब आगे करते हैं।